Hello friends, welcome to all of you on the platform of Beautiful हाँ तो Careers. मैं ला लूंगी। Today we are going to discuss the second phase of the हाँ national हाँ movement. अभी मेरी एक आज हम आंटी लोग लाल दी राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण पे बातचीत किया जाएगा और इस द्वितीय चरण में ही जैसे 1905 से ये चरण शुरू होता है वैसे ही बंगाल का विभाजन और बंग भंग आंदोलन जो है इसे देखा जाएगा। तो एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी का। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको पिछले 15 सालों में इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिल जाएंगे। सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट फेज से मिल जाएंगे। तो आइए जो है एक बार पूरा हम लोग इस पर जो है अपना सिनॉप्सिस लेते हैं। इस सेकंड फेज में क्या क्या हम लोगों को देखना है। बड़ी संख्या में आप लोगों का अभिवादन है। सभी लोगों का अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है टॉपिक की तरफ मूव किया जाएगा। इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं? इसके पहले हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है का प्रथम चरण हो चुका है। प्रथम चरण जो कि नरमपंथी चरण था वो हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोगों को कहां पे मूव करना है? तो अभी आज की जो विषय वस्तु है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। कौन सा है ये? गर्मपंथी चरण है। कब से कब तक है? 1905 से 1917। एक तरीके से इनकी उपयोगिता क्या रहता है, इनकी भूमिका क्या रहता है? प्रथम चरण से राष्ट्रीय आंदोलन को लेते हैं और गांधी जी को सौंप देते हैं। 10-12 वर्षों का इनका अपना एक समयकाल है। बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं इस समयकाल में होती हैं। आइए एक एक करके पहले गर्मपंथी चरण को समझा जाए और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसे देखा जाए। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है कि गर्मपंथी चरण के उदय के कारण क्या है? गर्मपंथी चरण के उदय का कारण वही है जो कि नरमपंथियों की अपनी विफलता है। अगला जो है प्रमुख नेता कौन से हैं? अगला जो है गर्मपंथी चरण का वैचारिक आधार क्या होता है? वैचारिक आधार क्या होता है? आइडियोलॉजिकल बेसिस इनका क्या है? जैसे नरमपंथियों का हम लोगों ने देखा गया था ट्रिपल पी है, संवैधानिक दायरे में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाना था, ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना था। वैसे ही इनका वैचारिक आधार क्या है? इसके अलावा गर्मपंथी चरण में राष्ट्रीय आंदोलन के नवीन तत्व क्या थे? नवीन तत्व क्या थे? व्हाट वर द न्यू एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन द सेकेंड फेज? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसकी शुरुआत 1885 से हुआ है, अब आकर के उसमें कौन सी नई चीजें जुड़ जाती हैं? देन आफ्टर बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन 1905 एक पहलू ये हो जाएगा। अगला जो है बंग भंग आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन जो है इसका कारण देखा जाएगा और बंगाल के विभाजन का प्रभाव क्या था बंग भंग आंदोलन के रूप में। इसी बंग भंग आंदोलन को पॉपुलरली हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। अगला मुद्दा क्या हो जाएगा? आंदोलन का प्रसार, आंदोलन का प्रसार। अगला मुद्दा जो है छूट तथा ब्रिटिश शासन की प्रति। आज की क्लास लेक्चर में इतने सारे सेगमेंट को हम लोग समाहित करेंगे। सूरत का फूट 1907 है, जहां तक देखने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये सब हो जाता है तो देन आफ्टर अभी गर्मपंथी चरण में और भी मुद्दे बचे हुए हैं, उसे देखने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए भाई, अब हम लोग आ रहे हैं गर्मपंथी चरण के उदय के कारण क्या थे। गर्मपंथी चरण के उदय के कारण क्या थे? तो कुछ नहीं करना है, सारे वही कारण हैं जो नरमपंथी चरण की कमियां थी। What were the drawbacks of the
moderate phase, it was responsible for the rise of the extremist phase. नरमपंथी चरण की कमियां क्या थी, ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 20 वर्ष में इनकी कोई वास्तविक उपलब्धि नहीं थी, सारी उपलब्धियां मैंने पहले ही कहा था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो गर्मपंथी चरण के नेता भी कौन रहते हैं? जो द्वितीय चरण हम लोग अभी कर रहे हैं, ये नेता भी कांग्रेस के ही नेता थे। जो इस चरण की कमियां हैं, इससे क्या होता है, इससे नरमपंथियों के राजनैतिक कार्यशैली की अनुपयोगिता सिद्ध हो गया, अनुपयोगिता सिद्ध हुआ। किस रूप में अनुपयोगिता सिद्ध हुआ भाई? 20 वर्ष की उपलब्धियां कुछ भी नहीं है। इससे क्या होता है, कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा रहता है जिसके अंदर निराशा की स्थिति होती है, हताशा की स्थिति होती है। कांग्रेस के नेतृत्व का एक वर्ग ऐसा होता है जिन्हें यह समझ में आता है कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, अंग्रेजी शासन का समर्थन करना। उन्हें समर्थन किया जा रहा है, इसीलिए कुछ निर्णायक हमारे पक्ष में नहीं आ पा रहा है। कांग्रेस में एक विचारधारा ऐसी उभरती है जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक भीख मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल जो कह सकते हैं कि एक तरीके से वीकनेस है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, प्रार्थना करना, याचना करना और शांतिपूर्वक प्रतिरोध करना। कुल मिलाकर के क्या होता है, इनकी कार्यशैली से भी कांग्रेस के अंदर एक ऐसा वर्ग रहता है जो निराश रहता है। ये कहां से संभ्रांत वर्ग से रहते हैं, अतः इनकी गतिविधियां जो शहरी वर्ग तक और शहर के भी उच्च वर्ग तक सीमित थी। जो कांग्रेस का मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, उसके अंदर हताशा है। बिना आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े आप कैसे इसे सही अर्थों में राष्ट्रीय आंदोलन कर सकते हैं? कुल मिलाकर के क्या है, कुल मिलाकर के जो इनकी कमियां हैं, इससे इनकी राजनीतिक कार्यशैली की अनुपयोगिता सिद्ध होता है और यही गर्मपंथी चरण के उदय का कारण बनता है। आइए भाई, तो अब देखते हैं कि गर्मपंथी चरण के प्रमुख नेता कौन है। गर्मपंथी चरण के प्रमुख नेता कौन है? ये तो सब आप लोग समझ ही रहे होंगे। क्या कहा जाता है, लाल बाल है, लाल बाल और बाल है। लाल का मतलब कौन है? लाला लाजपत राय है। बाल का मतलब कौन है? बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक है। बाल का मतलब कौन है? बाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल है। जैसे वहां पर 3 नेता आपको दिखते हैं, दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो नरमपंथी चरण का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लाइक द सेम, they were the 3 cult leader of the extremist faith who were representing the लाल पाल। अब गर्मपंथी चरण में कौन सा वर्ग उभर रहा है भाई? तो भौगोलिक रूप से 3 प्रमुख समूह उभर रहे हैं। नरमपंथी चरण की राजनीति बीत गई, गर्मपंथी चरण की राजनीति में भौगोलिक रूप से 3 वर्ग उभरते हैं। लाला लाजपत राय किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो ये पंजाब ग्रुप के नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र ग्रुप के नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिपिन चंद्र पाल जो हैं, ये बंगाल ग्रुप के नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो हर वर्ग की भागीदारी, हर क्षेत्र की भागीदारी, वो लगभग आपको क्या होगा, वो लगभग द्वितीय चरण से दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं कि गर्मपंथी चरण की विचारधारा क्या थी। गर्मपंथी चरण के नेताओं का वैचारिक दृष्टिकोण क्या था? What were the ideological perspective of the extremist phase leaders? अब वैचारिक दृष्टिकोण क्या है भाई? वैचारिक दृष्टिकोण अंग्रेजी शासन के विरोधी थे। अंग्रेजी शासन के विरोधी थे। वो लोग क्या थे? वो लोग उसके समर्थक रहते हैं। अगला क्या रहता है?
कार्यशैली के विरोधी तथा 3S सिद्धांत के समर्थक थे। अब भाई 3P तो आप लोगों ने समझा था, प्रेयर है, पेटिशन है एंड पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये 3S थ्योरी क्या है? ये 3S थ्योरी क्या है? तो 3S सेल्फ रिलायंस है, अगला जो है सेल्फ सैक्रिफाइस है, और अगला जो है स्ट्रॉन्ग विल है। राजनीतिक भिक्षावृत्ति के विरोधी हैं, ये प्रार्थना याचना की राजनीति के विरोधी हैं। इनका क्या करना है? इनका कहना है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे कर रहूंगा। सेल्फ रिलायंस मींस की आत्मशक्ति, सेल्फ सैक्रिफाइस मींस की सैक्रिफाइस को हिंदी में आई फील की त्याग बलिदानी से कहते हैं। तो आत्म बलिदानी और मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति। अब ये प्रार्थना याचना की बात नहीं कर रहे हैं, ये आत्मशक्ति भारत भारतीयों का है। भारत भारतीयों का है मींस की स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मांग के नहीं लेंगे। कैसे लेंगे? आजादी के बेदी पर क्या करना है? आजादी के बेदी पर आत्म बलिदानी देनी है। मींस की आजादी जो है वो बैठ कर नहीं, बलिदानी देकर मिलेगी। और भाई उनका विरोध इनके उदय का कारण था, करेंगे साल में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे, तो टरटराने से तो आजादी नहीं मिलेगी। मींस की इच्छा शक्ति होना चाहिए, हम अपना स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है और लेकर रहेंगे। आपको भी आईएएस निकालना है, सबसे बड़ा ईंधन क्या है? सबसे बड़ा ईंधन आपका अपनी इच्छा शक्ति है। इनका वैचारिक दृष्टिकोण 3P सिद्धांत का विरोधी रहता है और 3S सिद्धांत का समर्थक रहता है। अगला वैचारिक आयाम क्या था? अगला वैचारिक आयाम राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी के समर्थक थे। वो लोग कहां से थे भाई? जो नरमपंथी चरण के नेता हैं, वो संभ्रांत वर्ग से रहते हैं। संभ्रांत मींस की एलिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहते हैं, आम जनता से उनका जुड़ाव ही नहीं था। ये क्या है? तो ये जो है आम जनता, इनका कहना है राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा की पूर्ति तभी हो सकती है, उसके साथ न्याय तभी हो सकता है जब जन भागीदारी विशाल मात्रा में हो। अगला क्या है भाई? तो राष्ट्रवाद के मानवीकरण तथा भावनात्मक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। भावनात्मक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। पर्सोनिफिकेशन ऑफ राष्ट्रवादी, राष्ट्र के मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। अवनींद्रनाथ ठाकुर रहते हैं भाई, क्या कहते हैं? भारत मां का संबोधन दिया जाता है, भारत राष्ट्र जो है उसका मानवीकरण, उसे मां कहा जाता है। जो राष्ट्र हमारी मां है, भावनात्मक राष्ट्रवाद क्या है? अपनी मां ही जंजीरों से जकड़ी हुई है। भावनात्मक राष्ट्रवाद की भारत अपनी मां है, मानवीकरण, और अपनी मां जो है विदेशी शासन के जंजीरों से जकड़ी हुई है। भावनात्मक राष्ट्रवाद लानत है इसके 30 करोड़ बेटे और बेटियों पर, लगभग 30 करोड़ के आसपास की जनसंख्या, जिस मां की 30 करोड़ संतान और वो भारत मां विदेशी शासन की बेड़ियों से जकड़ी हुई है। इमोशनल नेशनलिज्म के समर्थक हैं। यही इमोशनल नेशनलिज्म की अपनी भारत मां जंजीरों से जकड़ी है, ये किसके लिए प्रेरित कर रहा है? आत्म बलिदानी के लिए प्रेरित कर रहा है, उस मजबूत इच्छा शक्ति का संचार कर रहा है। अगला क्या है? तो अगला एक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? दे वर द समथिंग द सपोर्टर ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस। एक्शन को हिंदी में ये प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के हैं। चलिए भाई, स्टूडियो वाले भैया बैठे हैं, इन्होंने बता दिया एक्शन का मतलब क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्या है? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या है? प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया
प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के समर्थक हैं। इनकी विचारधारा क्या है? अंग्रेजी शासन के आंखों में आंखें डाल करके अपने हित की बात, अपने आजादी की बात किया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या है भाई? कुल मिलाकर के ये गर्मपंथी विचारधारा है। चलिए भाई, तो अभी 2-3 मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। कहीं पे कोई डाउट है? गर्मपंथी चरण उदय के कारण क्या थे? गर्मपंथी नेता कौन है? गर्मपंथियों की वैचारिक दृष्टिकोण क्या है? इन पहलुओं को देखा गया। यहाँ पे कोई डाउट मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न लिख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किन नवीन विशेषताओं को, किन नवीन विशेषताओं को समाहित किया? सविस्तार चर्चा करें। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किन नवीन विशेषताओं को धारण किया या समाहित किया? सविस्तार चर्चा करें। अभी मैंने कहा गर्मपंथी चरण का उदय और बंग भंग आंदोलन, जिसे लोकप्रिय रूप से स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ये किसी वर्ष में शुरू हुआ? 1905 में शुरू हुआ। तो ये प्रश्न है। अब आइए इसके उत्तर पर भी विचार किया जाए भाई। राष्ट्रीय आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथी चरण में, गर्मपंथी चरण में नवीन विशेषताएं या स्वरूप क्या है? नरमपंथी चरण आप लोग कर लिए हैं। नरमपंथी चरण में अगर मोटी मोटा बात किया जाए, अंग्रेजी शासन का समर्थन कर रहे हैं, वैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में, विधिक दायरे में रह करके आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्री पी थ्योरी के समर्थक हैं, कुछ भी विरोध नहीं कर रहे हैं। गर्मपंथी नेताओं ने क्या दिखाया? गर्मपंथी नेताओं ने जो झलक दिखाया, उस झलक को इन्होंने क्या कहा? ये नवीन जो स्वरूप है, ये एक अंगड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। तीन नवीन विशेषताओं को समाहित किया भाई। पहला जो है बहिष्कार है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में कहा गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। दूसरा जो है स्वदेशी है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो करना ही करना है, साथ ही साथ स्वदेशी अपने देश की वस्तुओं को अपनाना है। इसके साथ साथ स्व शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, इसके साथ साथ प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया या इसी को कह सकते हैं ब्रिटिश शासन से असहयोग। पैसिव रेजिस्टेंस जो मैंने कहा, प्रत्यक्ष क्या करना है? प्रतिक्रिया तो देना ही देना है। इसी का मतलब क्या है? नरमपंथी क्या कर रहे हैं? नरमपंथी सहयोग कर रहे थे, सीधे सीधे असहयोग की राजनीति पे आ जाते हैं। और स्वयं सेवक संगठनों या समितियों का गठन। अगला नवीन विशेषता क्या है भाई? तो अगला नवीन विशेषता, अगली जो नवीन विशेषता, जन आंदोलन के समर्थक, विशेषकर युवाओं की भागीदारी को राष्ट्रीय आंदोलन में सुनिश्चित करना। वो बड़े घर के लोग थे भाई, नरमपंथी चरण के। ये मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। इनको लगा 20 साल जैसा गया वैसा गया। राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़ी ऊर्जा कौन होंगे? राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी ऊर्जा युवा होंगे। उनकी भागीदारी को क्या करना? भागीदारी को
इन सबका क्या करना है, इन सबका एक एक पैराग्राफ बनाना है। तो प्रश्न पूछा गया है 3-3, 4-4 लाइन का एक एक पैराग्राफ बनाइए। एक प्रस्तावना होगा, एक डिस्कस होगा, एक जो वन ऑफ द एक्सीलेंट आंसर कहा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग कहा जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ दैट डिस्कशन। अब कहानी, वास्तविक कहानी शुरू होने जा रही है। सारे पहलुओं पर एक एक करके विस्तार से चर्चा होगा। आइए भाई अब आगे बढ़ते हैं। कहानी क्या है? कहानी है लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन जो है एक प्रतिक्रियावादी है, रिएक्शनरी कहते हैं। ही वाज द रिएक्शनरी वायसराय, एक प्रतिक्रियावादी वायसराय कह लीजिए या गवर्नर जनरल कह लीजिए। वायसराय थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, गवर्नर जनरल कहने से थोड़ा सा एक सही उनका जैसे क्रूर चरित्र होता है ना, क्रूर चरित्र करके आ रहा है। Lord Curzon, he was the reactionary governor general or the viceroy of the India. What was the key objectives of the Curzon? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन के, मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश शासन के जड़ों को भारत में मजबूत करना। अगला उद्देश्य क्या रहता है भाई? अगला उद्देश्य कांग्रेस को समाप्त या दफन करके, कांग्रेस को समाप्त या दफन करके राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करना। प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रियावादी का मतलब कि जिस देश में ये वायसराय है उस देश के हित को ना देख करके अपने देश के हित को प्राथमिकता देना। अपने देश के हित को प्राथमिकता देना मतलब क्या? पिछले क्लास में कर दिया। अमेरिका का इनके हाथों से निकलना एक ऐसा घाव था जो कभी न भर सकने वाला घाव रहा। अमेरिका के हाथ से निकलने का जो आघात था उसकी पूर्ति कहां से हो रही थी? भारत से हो रही थी। 1857 के विद्रोह ने क्या किया था कि जड़ों को ढीला कर रख दिया था। कर्जन प्रतिक्रियावादी है, इसलिए क्या चाह रहा है? ब्रिटिश शासन आबाद रहे, ब्रिटिश शासन भारत में सलामत रहे। ये कैसे संभव है भाई? तो राष्ट्रीय आंदोलन का अगुवा कौन है भारत में? राष्ट्रीय आंदोलन का अगुवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसी को दफन कर दिया जाए, इसी को समाप्त कर दिया जाए, आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस उद्देश्य को पाने के लिए इस गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कर्जन को क्या लगा? इसे लगा कि इस बंगाल का विभाजन कर दो। अपने इस उद्देश्य को पाने के लिए उसे क्या लगा? इस बंगाल का विभाजन कर दो। Actually, the partition of Bengal, this was the reactionary measures of the viceroy Lord Curzon. अब कई बार मैंने कहा हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया गया? बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया गया? तो जो कारण है इसे बताया गया। बंगाल विभाजन का जो कारण है इसे बताया गया कि बंगाल एक अत्यंत ही बड़ा राज्य है, अतः इस पर सुचारू रूप से प्रशासन या शासन करने के लिए, प्रशासन के लिए इसका विभाजन अनिवार्य है। Bengal was such a huge state, that's why it was mandatory to made the immediate action of the partition of Bengal. बंगाल एक अत्यंत ही बड़ा राज्य है। इतने बड़े राज्य पर शासन प्रशासन के लिए विभाजन आवश्यक है। एक बार की सही लग रहा था,
एक बार की सही लग रहा था। उस जमाने के बंगाल में कौन था? उस जमाने के बंगाल में आज का बांग्लादेश था। उस जमाने के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल था। उस जमाने के बंगाल में आज का उड़ीसा था। उस जमाने के बंगाल में आज का बिहार था। उस जमाने के बंगाल में आज का झारखंड। बंगाल का विभाजन क्या होना चाहिए? हाथी का दांत जो दिखाने का है। अंग्रेजों ने क्या सटीक निशाना मारा कि बंगाल एक अत्यंत ही बड़ा राज्य है, अतः इस पर सुचारू रूप से शासन प्रशासन के लिए इसका विभाजन अनिवार्य। एक बार ये देखने में बड़ा ही सटीक लगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्यों? उस जमाने के बंगाल में आज का एक पूरा देश बांग्लादेश था, आज का एक पूरा राज्य पश्चिम बंगाल था, आज का बिहार था, आज का झारखंड था, आज का उड़ीसा था, सम पार्ट ऑफ आसाम, आज का जो आसाम का पूरा बाउंड्री उसका कुछ हिस्सा जो है वो भी था। ब्रिटेन का क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 2.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर ब्रिटेन का आज क्षेत्रफल है। उस जमाने का जो बंगाल था वो लगभग 4.84 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आज की ब्रिटेन, जो ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था, उस ब्रिटेन का दुगना से बड़ा बस केवल हमारा एक राज्य बंगाल था। भाई विभाजन 1905 में हुआ, लगभग आज से 120 साल पहले की बात है, 118-20 साल पहले की बात है। उस जमाने में जो बंगाल थी उसकी आबादी 8.5 करोड़ थी। उसकी आबादी लगभग 8.5 करोड़। आज भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या के लिहाज पर सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज भी किसी राज्य की आबादी 8.5 करोड़ को ठीक ठाक आबादी माना जाएगा, ठीक ठाक आबादी माना जाएगा। नहीं तो लगभग आज ब्रिटेन की आबादी होनी चाहिए। कर्जन जो दिखाया, हाथी का दांत जो दिखाया वो कुछ गलत नहीं था। सही में बंगाल एक बड़ा राज्य था और मैंने आंकड़े भी कुछ बताया आपको जिससे आपको अंदाजा लग रहा होगा। उसने कहा सही तरीके, भैया केवल जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश में 4 राज्य की मांग की जा रही है। बिहार में भी जो है मिथिलांचल और कौन-कौन से नवीन राज्यों की मांग है। तो कहने का क्या है कि एक बागी देखने में लगा कि मामला जो कारण है वो सही है, लेकिन एक कहावत सुने होंगे ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। भाई निगाहें जो है जो दिखा रहे हैं वो कुछ और, असली निशाना क्या था? असली निशाना राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करना था। ये दिखावे वाला कारण था। विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? तो वास्तविक कारण, रियल पर्पस क्या था भाई? वास्तविक कारण जो है बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था और बंगाल विभाजन से कर्जन राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहता था। बंगाल बुद्धिजीवियों की धरती है भाई, बुद्धिजीवियों की धरती है। मींस की राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ये सारी विभूतियां कहां से थी? सारी विभूतियां बंगाल से थी। 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ बंगाल से शुरू हुआ। एक लंबे समय तक इसने डोमिनेट किया हुआ था। बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था। कर्जन को लगा एक तीर से दो निशाना, न रहेगा बंगाल न बजेगी राष्ट्रवाद की बांसुरी। और वास्तविक उद्देश्य और क्या था भाई? वास्तविक उद्देश्य जो है इस बंगाल विभाजन से पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाने का, मुस्लिम मेजॉरिटी को बाहुल्य कहेंगे ना, मेजॉरिटी को बाहुल्य कहा जाए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाना था। और जो पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल में बंगाली लोगों को अल्पसंख्यक बनाने का उद्देश्य था। अल्पसंख्यक बनाने का उद्देश्य था। क्या मतलब हुआ भाई? बंगाली ही सबसे पढ़ा लिखा वर्ग उस समय का था। अभी राजा राम मोहन रॉय से लेकर के कहानी जो है विवेकानंद जी तक बताया। बंगाली ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे, चिल्लाते रहिए जो है।
और पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है इसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाना था। तो एक और वास्तविक उद्देश्य क्या है? असल में एक और वास्तविक उद्देश्य जो था वो क्या था? वो फूट डालो और राज करो था। एक अन्य उद्देश्य क्या है भाई? फूट डालो और राज करो। कैसे फूट डालो और राज करो? क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है। 1857 के विद्रोह के कारणों की पहचान के लिए अंग्रेजों ने पिल कमीशन, रॉयल कमीशन ये सब बनाया था। निष्कर्ष में क्या निकला था? निष्कर्ष में ये निकला था कि मुस्लिम समुदाय जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। 1857 के विद्रोह के प्रभाव में मैंने लिखाया है कि अंग्रेजों ने मुस्लिम समुदाय के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई, उन्हें सरकारी सेवाओं से दूर रखने की नीति अपनाई। जब सरकारी सेवाओं से दूर रखने की नीति अपनाई गई, अगले 20 सालों में ही मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई। इसी पर जो सर सैयद अहमद खान साहब थे, बहुत ज्यादा वो चिंतित थे मुस्लिम समुदाय की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए। उसी दौरान एक पुस्तक आई थी, आई फील हंटर नाम था, इंडियन मुसलमान करके, और उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार को फांसियों में फूट डाल करके मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करके आपस में ही लड़ाया जाए और फूट डालो और राज करो। अभी कर्जन क्या था भाई? अभी कर्जन का उद्देश्य आप देख रहे हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को मजबूत करना चाह रहा है। जड़ें कैसी मजबूत होगी? जब भारत आपस में ही लड़ता रहे। आज वही चाल आप कनाडा के देख रहे हैं। कनाडा के राष्ट्रपति जो जस्टिन ट्रूडो है, खालिस्तानी नेता को समर्थन देकर के भारत में वही सिख समुदाय को भड़काना चाहते हैं। आज भी तो उसी मापदंड पे भाई पश्चिमी विश्व चल रहा है। यूक्रेन उसी रूस का पार्ट है, फूट डालो और राज करो। 1991 में रूस के विक्टर में यूक्रेन भी अलग हुआ था, उसी यूक्रेन को रूस से लड़ा रहे हैं, फूट डालो राज करो। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि सर सैयद अहमद खान जो है चाहते थे मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इधर ब्रिटिश शासन के जो मुलाजिम हैं, इंडियन मुसलमान पुस्तक में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन को मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में लेना चाहिए। अब क्या है? अब एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इनके लिए बना करके सरकार आपके हित के लिए कुछ कर रही है। बदले में आपको क्या करना है? आपको अंग्रेजी शासन को समर्थन देना है। और इसी उद्देश्य से गर्जन ने जानबूझ करके पूर्वी बंगाल को मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बनाया था। चलिए भाई, ये क्या था? ये इनका वास्तविक उद्देश्य था, बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था। अभी तक के मुद्दे में कोई ऐसा पहलू जो नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बताइए, यह है तो उसे भी बताइए फटाफट। चलिए भाई, डाउट रहता ही नहीं है, बढ़िया है। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ा जाए। अगली कहानी क्या है? बंगाल का विभाजन। इसकी घोषणा कब हुआ था? घोषणा 20 जुलाई 1905। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के विशाल जनसभा के साथ बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंग भंग आंदोलन कई बार कर चुका, इसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता था। यह आंदोलन शुरू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्टिव हो गया। इफेक्टिव मतलब कि बंगाल का विभाजन लागू हो गया। बंगाल विभाजन कार्यान्वित कर दिया गया। ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि जो बंग भंग आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? अगस्त में शुरू हुआ। घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। ये
कर्जन माइन्यूट था, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 1903 में ही ऐसा विचार कर्जन ने रखा हुआ था। कर्जन जो माइन्यूट है 1903 में ही ऐसा विचार रखा। बाकायदे जो ऑर्डर इशू किया गया, ऑर्डर मतलब आदेश जो जारी किया गया, वो आदेश 30 जुलाई 1905 को जारी किया गया। भारतीय भी तुम डाल तो मैं बात 7 अगस्त 1905 को इस विरोध में ये कलकत्ता में इकट्ठा होते हैं। 50,000 से ज्यादा की भीड़ उस जमाने में बड़ी भीड़ थी। और यहीं से क्या हो जाता है, यहीं से जो है आंदोलन शुरू हो जाता है। जो ऑर्डर इशू हो गया था वो ऑर्डर 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्टिव हो गया, मतलब उसे कार्यान्वित कर दिया। आइए भैया, बंगाल विभाजन हो गया तो अगला मुद्दा क्या है, बंग भंग आंदोलन या इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहेंगे। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरुआत कहां से हुआ, शुरुआत बंगाल से ही हुआ, बंगाल से ही हुआ। विभाजन के दिन क्या होता है भाई, बंगाल विभाजन के दिन बड़ी संख्या में लोगों ने उपवास रखा, गंगा स्नान किया। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के हाथों पर राखी बांधी और ये किसका उदाहरण हो गया, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, उनकी एकता का उदाहरण। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से विभाजन के दिन से ही बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है ये क्या होता है, ये लोकप्रियता प्राप्त करना शुरू कर दिया। युवाओं ने क्या किया भाई, तो युवाओं ने प्रभात फेरियां निकाली। इन प्रभात फेरियां तो सुबह ही झुंड में निकलना और लोक धुनों को गाते हुए लोगों को जागरूक करना। दंगल की होली जलाना यारों, देश अपना बचाना है। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आंदोलन धीरे धीरे पूरे बंगाल में क्या होता है, पूरे बंगाल में लोकप्रिय होता है। अब हम लोग कहां पर आते हैं, आंदोलन का प्रसार, बंग भंग आंदोलन का प्रसार। यह प्रश्न पूछा गया है। अब आंदोलन का प्रसार 3 जगहों पर, पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, एक और ले लेते हैं तमिलनाडु में। पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा रहते हैं, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। दिल्ली में सैयद हैदर रजा साहब रहते हैं। महाराष्ट्र में स्वयं बाल गंगाधर तिलक जी रहते हैं। और तमिलनाडु में चिदम्बरम पिल्लई रहते हैं। एक तरीके से क्या हुआ भाई, एक तरीके से आंदोलन देशव्यापी हो गया और सही अर्थों में राष्ट्रीय आंदोलन बना। नरमपंथी नहीं चाहते थे, नरमपंथी तो भाई, नरमपंथियों का क्या था, नरमपंथी ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। नरमपंथियों का दृष्टिकोण था कि बंगाल का विभाजन हुआ है, भारत का विभाजन नहीं हुआ है, पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। तिलक जी का यही कहना है भाई कि आपने अपनी विफलताओं से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने कहा भले बंगाल का विभाजन हुआ है लेकिन ये देश की लड़ाई है और यदि इनका विरोध पूरे देशव्यापी स्तर पर नहीं किया जाएगा, ऐसी गुस्ताखियां ये आगे भी करेंगे। तिलक जी का कहना है कि यदि असफल भी रहे तो क्या हुआ, पूरे देश के स्तर पर एक राजनीतिक जन जागरूकता करने में सफल रहेंगे। कुल मिलाजुला करके क्या है कि यहीं से नरमपंथी और गरमपंथियों में क्या होता है, टसल होता है, उनके बीच में मतभेद बढ़ना शुरू होता है। आइए भाई प्रश्न कर लिया जाए। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कर्जन के बंगाल विभाजन की नीति अंग्रेजी शासन की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
को एक राजनैतिक प्रतिक्रिया थी। आंदोलन की एक राजनैतिक प्रतिक्रिया थी, जबकि स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश शासन का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिसीमा में विरोध था। सविस्तार चर्चा करें। चलिए बच्चों, थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन मजा तभी आता है ना, बैच भी आईएएस का है, कोई ऐसा तो है नहीं पीसीएस का बैच है। प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन मजा तभी है जब कठिनाइयों से खेला जाए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, कर्जन का बंगाल विभाजन की नीति अंग्रेजी शासन की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। मतलब जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने का एक राजनीतिक षड्यंत्र था, एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। जबकि स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश शासन का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिसीमा में विरोध था। सविस्तार चर्चा करें। कैसे भाई? अब मुद्दे की बात है कैसे। तो आइए भाई एक एक करके देखा जाए। राजनीतिक सीमा में विरोध क्या था? राजनीतिक सीमा में विरोध बंग भंग था। बंग भंग मींस की बंगाल विभाजन को समाप्त कीजिए, बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग थी। आर्थिक परिसीमा में क्या था? आर्थिक परिसीमा में विरोध क्या था? आर्थिक परिसीमा में विरोध विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्लस स्वदेशी का प्रचार प्रसार। अंग्रेजी सामानों को खरीदना ही नहीं है, जैसे आज चाइनीज सामान को कहा जाता है बहिष्कार कीजिए। और अभी बस देखिए एक हफ्ता में वो शुरू हो जाएगा। इस दिवाली मिट्टी के दिए जरूर जलाना, और होना भी चाहिए भाई। अपनों का समर्थन करना परम कर्तव्य है। तो कहावत है ना, तू डाल डाल तो मैं बात बात। तू डाल डाल। आप हमारे बंगाल का विभाजन राजनीतिक रूप से किया है, हम आपका विरोध हर सीमा में जाकर करेंगे। राजनीतिक सीमा में क्या है? बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग है। आर्थिक परिसीमा में क्या है? विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है, और स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना है। सामाजिक सीमा में क्या है भाई? तो सामाजिक सीमा में आप फूट डालो राज करो करना चाहते थे। यहां पे क्या है? तो यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता है, महिलाओं की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी प्लस युवाओं की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी। सामाजिक क्षेत्र में हम एक होकर के क्या करेंगे? आपका विरोध करेंगे। सांस्कृतिक सीमा में क्या है भाई? सांस्कृतिक सीमा में पश्चिमी संस्कृति का विरोध करना है। कैसे विरोध करना है? वेस्टर्न चित्रकला, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी चित्रकला का विरोध किया गया। चित्रकला का विरोध, पश्चिमी नृत्य संगीत का विरोध किया गया। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। इसकी जगह पर राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई, भारत माता की चित्रकला बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर है, देसी भाषा को बढ़ावा, देसी भाषा और संस्कृति, साहित्य को बढ़ावा, साहित्य को बढ़ावा। रविंद्रनाथ टैगोर है, अमार सोनार बांग्ला। तो कहने का मतलब क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, वंदे मातरम, जलम सुफलाम मलय शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम। तो कहने का अर्थ क्या है भाई? कहने का अर्थ यह है कि तू डाल डाल तो मैं पार पार। प्रश्न पूछने वाले के दिमाग को देखिए कि वो हर क्षेत्र में आपसे देखना चाहते हैं कि आपकी समझ का स्तर है कि नहीं। राजनीतिक सीमा में कैसे विरोध हो रहा है, आर्थिक सीमा में कैसे विरोध हो रहा है, सामाजिक सीमा में कैसे विरोध हो रहा है, सांस्कृतिक सीमा में कैसे विरोध हो रहा है। कई बार मैंने कहा कि या तो जो कहा जाए ना कि व्यक्ति दो तरीके के होते हैं,
एक स्वयं जो है पहले असफल होंगे, असफल होने के बाद उससे अनुभव सीखेंगे, और उससे जो अनुभव सीखेंगे तो जो कहा जाता है दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। दूसरे प्रकार के वे होते हैं जो पहले ही चीजों को भाप जाते हैं, जो पहले ही चीजों को भाप जाते हैं, जो पहले ही चीजों को भाप जाते हैं। देखिए बड़ा अच्छा कहानी सुनकर के कुछ नहीं कर पाइए। ये प्रश्न मैंने कहा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कठिन स्तर का प्रश्न है। और मुद्दे की बात क्या है ना कि टू द पॉइंट अगर रहते हुए आपको पहले आईएएस का बैच ज्वाइन किया कि आईएएस का बैच ज्वाइन किया है ना, आईएएस के प्रश्न से ही पाला पड़ना चाहिए भाई। आईएएस के प्रश्नों से जब पाला पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात है कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन, अरे किसी राज्य का विभाजन हो रहा है, ये पॉलिटिकल एक्शन है, दिस इज द पॉलिटिकल एक्शन। एक्शन का जो रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन क्या है? एक्शन का रिएक्शन है कि आप हमारा अगर हमें बांटने का पॉलिटिकल एक्शन लेंगे, राजनीतिक प्रतिक्रिया करेंगे, तो हम आपका विरोध केवल राजनीतिक रूप से नहीं करेंगे, हर सीमा में आपका विरोध करेंगे, हर सीमा में विरोध करेंगे, आप खुद ही यहां से बच जाएंगे। तो चलिए भाई ये मुद्दा जो है वो समझ में आया कि नहीं? जो प्रश्न है इस प्रश्न का ये मुद्दा जो है वो समझ में आया कि नहीं आया? बंगाल के विभाजन का ये मुद्दा जो प्रश्न है उसका जो आंसर मैंने यहां पे दिया है ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? चलिए भाई साइड हटा तो था, कहां पे छोटी चला जाऊं क्लास क्या? आइए भाई अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आंदोलन का प्रसार जो था देशव्यापी हो चुका है। अब जब आंदोलन का प्रसार देशव्यापी हो चुका है, भारतीय इतिहास को समझने के लिए मैंने आपसे कहा था ना, एक लाइन बस समझ लीजिए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बस फिर से जो कहा जाता है ना कि फिर से वही अपराध करेंगे। जब पूरे देश में आंदोलन जो है अंगड़ाई ले रहा था, पूरे देश में आंदोलन का जो है अपना मोमेंटम था, वैसे ही समय में क्या होता है, वैसे ही समय में हमें तो अपनों ने लूटा। आइए भाई अब अगले मुद्दे पे आते हैं। कहानी की शुरुआत हम लोग कहां से किए थे? शुरू में ही आपको फ्लो चार्ट मैंने दे दिया था। उदय का कारण देख लिया गया, प्रमुख नेता देख लिया गया, गर्मपंथी चरण का वैचारिक आधार देख लिया गया, राष्ट्रीय आंदोलन के नवीन तत्व पे मेंस का क्वेश्चन भी देखा गया, बंगाल का विभाजन कारण और इसी के प्रभाव के रूप में बंगभंग आंदोलन, आंदोलन का प्रसार भी हो गया, पूरे देश में आंदोलन का प्रसार। अब क्या देखना है? अब देखना है सूरत की फूट तथा ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया। तो आइए भाई फटाफट बढ़ जाते हैं, कहां पे? सूरत की फूट पे आ जाते हैं। कहां पर? सूरत की फूट। सूरत स्प्लिट कहते हैं, सूरत स्प्लिट 1907। चलिए भाई सूरत की फूट को समझने के लिए थोड़ा सा कहानी और पीछे ले जाना होगा, कहानी थोड़ा सा और पीछे ले जाना होगा। क्या है भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 3 अधिवेशन 1905, 1906, 1907। 1905 बनारस, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत। चलिए तो सूरत की फूट थोड़ा सा बाद में, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, उसकी कहानी पहले। 1905 से क्या होता है? 1905 से गर्मपंथी चरण की शुरुआत होती है। गर्मपंथी चरण की शुरुआत के साथ ही क्या होता है? नरमपंथी जल भुन जाते हैं। किस बात को लेकर जल भुन जाते हैं? इस साल से उनका छत्र राज था आंदोलन पे, आलोचना सहना और आलोचना को सुन करके उसे पचा ले जाना सबके बस की बात नहीं है भाई। अब अध्यक्षता के मुद्दे पर ना नरमपंथी और गर्मपंथियों में मतभेद होना शुरू हुआ। गर्मपंथियों की विचारधारा अलग थी, गर्मपंथियों को जन समर्थन ज्यादा था। गर्मपंथियों का जब जन समर्थन मतलब सहयोग ज्यादा रहता है तो इनका कहना क्या है? वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। जब आप थे तीसमार खान तब आप रहे होंगे, अब दौर हमारा है। जब दौर हमारा है तो अधिवेशन की अध्यक्षता भी कोई हमारा ही करेगा। नरमपंथी क्या थे भाई? नरमपंथी जो है बुद्धिजीवी थे, दिमाग से तेज तर्रार थे। तो कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब है ये हर बार दिमागी लड़ाई में गर्मपंथियों से जीतते गए। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया। गर्मपंथियों को लगा भाई कि चलिए 1905 में अध्यक्षता आप कर लिए, 1906 वाला तो हमारा ही कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बन जाए या तो बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बन जाए। नरमपंथियों ने फिर से क्या किया? नरमपंथियों ने फिर से जो है दिमागी खेल खेला।
और कलकत्ता में किसे अध्यक्ष बना दिया? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को अध्यक्ष बना दिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हर वर्ग में सम्मानित थे भाई। तिलक जी ने खुद से अपने पैर पीछे खींची है और कहें कि इतने सम्मानित व्यक्ति के सामने मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। इसी अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था, कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे अभी कहा गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1906 वाले में ही क्या हुआ था? 4 अध्यादेश लाए गए थे, 4 रेजोल्यूशन लाया गया था। ये प्रश्न आगे से पूछा गया है 1906 में कौन से 4 अध्यादेश लाए गए थे? पहला बाइकॉट था, बाइकॉट की जगह पर मतलब बहिष्कार था, बहिष्कार की जगह पे स्वदेशी है, बहिष्कार हो गया, स्वदेशी हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा है, नेशनल एजुकेशन है, और नेशनल आई थिंक चौथा जो है बहिष्कार है, स्वदेशी है, राष्ट्रीय शिक्षा है, और सेल्फ गवर्नमेंट मींस की स्वशासन है, स्वशासन। अब क्या होता है, अब गर्मपंथियों को लगता है, जैसे उनका डायलॉग है ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कहने का क्या है कि भाई 1905 में भी गर्मपंथी बने, 1906 में भी गर्मपंथी बने। अब गर्मपंथियों ने कमिटमेंट कर लिया था, क्या कमिटमेंट कर लिया था कि 1907 में तो मेरे ही धड़े का कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा। क्या होता है 1907 में रास बिहारी घोष जो रहते हैं, रास बिहारी घोष को फिर से नरमपंथी जो है अपने धड़े का अध्यक्ष बनवा लेते हैं। नरमपंथी क्या कहते हैं? गर्मपंथी आर पार के मूड में रहते हैं। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पर जो है रास बिहारी घोष नरमपंथी दल से बनते हैं। यहीं पे जो है सूरत फूट जाता है। जैसे ही सम्मेलन शुरू होता है, गर्मपंथी गुस्सा रहते हैं, फिरोज शाह मेहता जो रहते हैं तुमुक मिजाज के रहते हैं, मतलब उनको शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है। सम्मेलन में आते हैं, एक गर्मपंथी कार्यकर्ता जो है वो अपना जूता निकाल करके उनके ऊपर फेंकता है। भाई फिरोज शाह मेहता गांधी जी को अपने यहाँ से असिस्टेंट रखे थे, बाद में हटा दिए थे। शॉर्ट टेम्पर गुस्सा थोड़ा जल्दी आता था। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि फिरोज शाह मेहता गुस्सा होते हैं और आपस में ये लड़ भिड़ जाते हैं। कुर्सियां, सम्मेलन में जो कुर्सियां हैं वो कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर मारना शुरू करते हैं। और इसी सम्मेलन में ही फूट पड़ता है। फूट पड़ने के बाद क्या होता है, नरमपंथी अपने रास्ते, गर्मपंथी अपने रास्ते। सूरत में फूट का क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तो सूरत में फूट का जो प्रभाव है, सूरत की फूट, इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव नरमपंथी अपने रास्ते और गर्मपंथी जो है वो अपने रास्ते। सूरत की इस फूट का अवसर किसे मिलता है? अपने अपने रास्ते जो चल पड़े, ये किसके लिए अवसर हो जाता है? ये ब्रिटिश शासन के लिए, ब्रिटिश शासन के लिए अवसर के रूप में, अवसर के रूप में। जैसे ही ब्रिटिश शासन को ये एक अवसर के रूप में होता है, ब्रिटिश शासन क्या करेगी भाई? ब्रिटिश शासन त्रिआयामी, अब क्या है? ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया। तो कौन सी प्रतिक्रिया है? रिप्रेशन है। अगला कौन सी प्रतिक्रिया है? कॉन्सिलिएशन है। अगली कौन सी प्रतिक्रिया है? तो अगली जो है सप्रेशन है। रिप्रेशन मींस की बल प्रयोग करना, बल प्रयोग करना, समझौता करना, संपूर्ण दमन करना, संपूर्ण दमन करना। सूरत में फूट में क्या हुआ? नरमपंथी अपने रास्ते, गर्मपंथी अपने रास्ते। जो कहा जाता है हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? अंग्रेज कहते हैं भाई मैं हूं ना देश को संभालने के लिए। ब्रिटिश शासन के लिए ये क्या हो जाता है? ब्रिटिश शासन के लिए एक अवसर हो जाता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। आपस में लड़ करके ये फूट पड़ गया। फूट पड़ने का फायदा क्या उठाया गया? 3 pronged strategy, 3 आयामी नीति, रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन, सप्रेशन। क्या है भाई ये नीति? तो रिप्रेशन के तहत गर्मपंथियों को इतना मारिए, बल प्रयोग करना, गर्मपंथियों को इतना मारिए कि नरमपंथी डर करके क्या करें? नरमपंथी डर करके समझौता करें। जैसे ही नरमपंथी क्या करना है? संपूर्ण दमन कर देना है, गर्मपंथियों का समूल नाश कर देना है। अब भाई क्या करते हैं? लाठी प्रहार करना, लाठी चार्ज करना शुरू करते हैं गर्मपंथियों पे। कि गर्मपंथी ज्यादा वो मचाए हुए थे ना, स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। गर्मपंथियों को निर्दयता पूर्वक पकड़ पकड़ के मारना शुरू करते हैं।
क्या होता है, नरमपंथी जो है वो समझौता करते हैं। नरमपंथी जैसे ही कहते हैं भाई कि हमने कहा था बंगाल का विभाजन हुआ है, देशव्यापी आंदोलन तो इन नरमपंथियों ने बनाया। नरमपंथी कहीं भाई पहले से ही मैं वैधानिक लड़ाई का समर्थक रहा हूं। तो मिला जुला करके क्या है भाई, जैसे ही नरमपंथी समझौता करेंगे, अब गर्मपंथियों के संपूर्ण दमन की नीति अपनाई जाएगी। संपूर्ण दमन की नीति अपनाई जाएगी। इस संपूर्ण दमन की नीति में क्या होगा, इन संपूर्ण दमन की नीति में तिलक जी को 6 वर्ष की कारावास, तिलक जी को 6 वर्ष की कारावास, और कहां भेज दिया जाएगा, अपना देश भी नहीं इनको वो होगा, इनको मांडले जेल बर्मा में भेज दिया जाएगा। लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया जाएगा। लाला लाजपत राय इनको देश निकाला दे दिया जाएगा। तिलक जी का देश से ही काम खत्म कर दिया गया, मांडले जेल भेज दिया गया। लाला जी को कहा जाएगा कि देश छोड़ दीजिए। देश छोड़ करके लंदन जाएंगे, मतलब ब्रिटेन जाएंगे, ब्रिटेन से फिर अमेरिका चले जाएंगे, वहां पे जाकर आगे चल के गदर आंदोलन को समर्थन करेंगे। इनके संपूर्ण दमन की नीति को देखते हुए क्या होगा, बिपिन चंद्र पॉल हैं, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष हैं, अरविंद घोष हैं, ये क्या करेंगे, इस सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये दोनों लोग सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और क्या होता है, देखते ही देखते, जो अभी मैंने कहा ना, हमें तो अपनों ने लूटा, देखते ही देखते सारा काम खत्म हो गया। सारे गर्मपंथियों का समूल नाश कर दिया गया। नरमपंथी जो है वो समझौता कर लेते हैं। 1908 में ये स्थिति क्या होती है, 1908 में इनको कारावास दिया गया था। 1908 आते आते जो है राष्ट्रीय आंदोलन में राजनैतिक शून्यता आ जाता है। देयर वाज द पॉलिटिकल वैक्यूम इन नेशनल। अरविंदो घोष तो पांडिचेरी चले जाते हैं, पांडिचेरी जाकर के ओरिविले आश्रम में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर देते हैं, लाइफ डिवाइन हो जाता है। 1905 में जो बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में अंगड़ाई थी, वो क्या हो गया, वो 1908 तक आते आते राजनैतिक शून्यता, पिन ड्रॉप साइलेंट। शोले मूवी का डायलॉग सुने रहीम चाचा का ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कुछ वैसी ही स्थिति हो जाती है कि पिन ड्रॉप साइलेंट है, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में सन्नाटा है, एक खामोशी है। और कहावत कुछ ऐसा ही हो गया अंग्रेजों के लिए कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। कहानी खत्म हुआ भाई। अब मुझे बताइए कि पूरा ये टॉपिक खत्म हुआ, कहीं तो कोई डाउट है? पूरा ये टॉपिक जो है बंगाल विभाजन और बंग भंग आंदोलन समाप्त हुआ, कहीं तो कोई डाउट है? इन पूरे कहानी को जो मैंने समझाया, जो पूरी जो हम लोगों ने पौने 2 घंटे से डिस्कस किया, बच्चों यहाँ पर कहीं पे कोई डाउट नहीं है? ऑल क्लियर? नो डाउट सर? नो सर? ऑल क्लियर सर? 100% क्लियर है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, किसी को मजा भी आ गया है। चलिए, तो आपको मजा आ जाए तो मुझे भी मजा आ जाता है। डिजिटल क्लियर है, फैंटास्टिक है। चलिए भाई, तो ये पूरी बंगाल विभाजन की कहानी रही। अब क्या होता है, अब जो है इस राजनीतिक शून्यता का लाभ लेते हुए अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक शून्यता का लाभ लेते हुए क्या कर दिया, तो इसका लाभ लेते हुए जले पर मरहम लगाने की कहावत सुने होंगे। जले पे मरहम लगाना, एक्ट ऑफ 1909 का एक्ट पारित करते हैं। ये जो नरमपंथी समझौता किए रहते हैं, नरमपंथियों को समझौता करते हुए इन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, जल्द ही भारत में एक नया संवैधानिक सुधार करने जा रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट आप नरमपंथियों को दिया जाएगा। नरमपंथी भी भाई मैं कह रहा हूं आपस में लड़ बैठे थे। नरमपंथियों को लगा 20 साल का हमारा दौर था, 1892 का एक्ट जारी हुआ था उनको, नरमपंथी समझौता किए थे भाई, सारा क्रेडिट हम संवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं तो वो चीजें मिलेंगी। एक्ट ऑफ 1909 आ गया। एक्ट ऑफ 1909 में क्या हुआ, एक अलग ही यूनिट होगा, यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका विस्तार किया जाता है, केंद्रीय विधानसभा का विस्तार किया जाता है। 16 की जगह पर 60 सदस्य आ जाते हैं। परंतु यहीं पे क्या हो जाता है, यहीं पर जो कहा जाता है ना, देख के मौका मारा चौका, भाई खामोशी है, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति है। और क्या दे देते हैं,
यहीं पर सांप्रदायिक निर्वाचन आ जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन किसके लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए। मुस्लिम समुदाय के लिए। इस सांप्रदायिक निर्वाचन से क्या होता है? इस सांप्रदायिक निर्वाचन से अब नरमपंथियों में निराशा होती है। नरमपंथियों में निराशा अब होती है। किस बात की निराशा है भाई? उनके अंदर निराशा है कि ये तो देश को बांटने की तैयारी है। देश को बांटने की तैयारी है। इन्हें लगा था कि अंग्रेजों ने अच्छा बेवकूफ बनाया भाई, समझौता किया और कहा आपके फेवर में कुछ देंगे। 16 से 60 जो किया वो तो मान लीजिए कुछ सकारात्मक है, परंतु मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट, इनको यही पे समझ में आ गया कि आज मुस्लिम समुदाय को बांटा जाएगा, कल सिख को बांटा जाएगा, भारत का टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। इनके अंदर निराशा की स्थिति है। जले पे मरहम लगाना ये बड़े अच्छे से जानते थे। जले पे मरहम लगाना। अगला क्या करेंगे? 1911 में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द करेंगे। रद्द। और यहीं पर क्या होगा? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा किया जाएगा। द नेक्स्ट एक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल अब क्या है भाई? जलता हुआ जो 16 कहा जाता है। बंगाल में जन जागरूकता के स्तर पर इन्होंने भाप लिया था, भारतीयों की सामर्थ्य शक्ति को भाप लिया था। जब राजनीतिक कोई निर्णय ले रहे हैं तो ये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर जगह पे विरोध कर रहे हैं। और परिणाम क्या है? परिणाम है कि अब ये कलकत्ता से निकलने की फिराक में है। राजधानी परिवर्तन की घोषणा करते हैं। यहीं से क्या होता है? जो लुटियन जोन्स है, एडवर्ड लुटियंस और थॉमस बेकर जो है यही दिल्ली में क्या करेंगे? एक नवीन संसद भवन, पूरा लुटियन जो संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, और यहीं पे आर्ट एंड कल्चर में एक नया आपका वो शुरू हो जाता है। नियो रोमन स्टाइल इसे कहते हैं। नव रोमन शैली की बिल्डिंगें बननी शुरू होती हैं। तो चलिए भाई, अब क्या है? अब अंग्रेजों के लिए चिट भी अपना, पट भी अपना। भारतीयों के लिए कुछ भी इनके हाथ नहीं लगा। राष्ट्रीय आंदोलन प्राय हो गया था। 6 वर्ष की सजा पूरी करके तिलक जी 1914 में फिर से भारत आते हैं। कहां से? बर्मा से। तिलक जी के अंदर निराशा का भाव रहता है कि जब मैं गया था, जब मुझे जेल भेजा गया, लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन की अलग थी, एक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, देश की आजादी के प्रति अंगड़ाई थी। और इनका कहना है भाई 6 साल के बाद जब मैं आया तो क्या है? 6 साल के बाद एक अजीब सी खामोशी है, लोग राष्ट्रीय आंदोलन पे बात तक नहीं करना चाहते हैं। तिलक जी का कहना है भाई जो बीता वो हम लोगों के ऊपर बीता, हम नेताओं के ऊपर बीता, देश निकाला हमें दिया गया, जंगल में जाकर के, बर्मा के जंगल में जो झेलना था हमने झेला। आप लोग इतने डरे और सहमे क्यों हैं? तिलक जी का फिर वही है भाई ना कि कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। अब इससे बच्चों आप लोग को अपने जीवन की सीख लेते हैं। इतिहास कोई सिलेबस ही नहीं है, इतिहास एक आईना भी है। जिंदगी में सफलता, जिंदगी फूलों की सेज होती ही नहीं है भाई। जब एक ऊंचाई पे पहुंच करके व्यक्ति गिरता है ना, तो गिरने के बाद फिर निराशा आती है। राष्ट्रीय आंदोलन अपने एक ऊंचाई पे पहुंच करके फिर एकदम जीरो पे पहुंच गए। तिलक जी भी आते हैं, के अंदर भी निराशा रहती है, लेकिन हार नहीं मानते हैं। कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन अगर फर्श पर है तो जीरो से शुरुआत करूंगा, और जीरो से शुरुआत करके फिर से इसको कहां पे ले जाऊंगा? फर्श पर लेके जाऊंगा, नवी ऊंचाई पर लेकर। तो चलिए बच्चों, यहीं पे हम लोग आज की क्लास को विराम देते हैं। तिलक जी आ चुके हैं, और आने के साथ ही क्या होगा? कल इनके हौसले को देख करके, इनके साहस को देख करके, इनके सकारात्मक दृष्टिकोण को देख करके एनी बेसेंट इनसे हाथ से हाथ मिलाएंगे, और यहीं से होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग इसी समय पर।